दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले सरकार से उठ चुका है किसानों का विश्वास, पीएम मोदी है किसान विरोधी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा में पारित हुए कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्षी दलों पर निशाना साधे जाने के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि इस सरकार से किसानों का विश्वास उठ चुका है तथा वह देश के किसान और मजदूरों को बरगला रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि इस कुरुक्षेत्र में सरकार कौरव है और किसान मजदूर पांडव हैं तथा कांग्रेस पांडवों के साथ खड़ी है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी कर। जागृत किसान जानता है कि कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और कसेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया है कि लोकसभा में पारित कृषि सुधार संबंधी विधेयक उनके लिए रक्षा कवच का काम करेगा और नए प्रावधान लागू होने के कारण वे अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में बेच सकेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपको ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल पर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है कई देश, दोबारा लॉकडाउन का बढ़ सकता है खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार को देश में दोबारा से नेशनल लॉकडाउन लागू कर दिया है। 3 हफ्ते तक लोगों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। लोग अपने घरों से 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकेंगे। दोबारा नेशनल लॉकडाउन लागू करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश है, लेकिन कई अन्य देश भी कोरोना की दूसरी लहर के खतरे का सामना कर रहे हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर आती दिखाई दे रही है। उन्होंने 6 महीने तक पाबंदियां लगाने की आवश्यकता जताई है। बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस से 6 हफ्ते पीछे है। उन्होंने कहा कि ये निश्चित है कि ब्रिटेन में दूसरी लहर आएगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। WHO का कहना है कि यूरोप में खतरनाक रूप से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। WHO के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूज ने कहा कि केस बढ़ने को चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि हंस क्लूज ने ये कहा कि हफ्ते में आने वाले मामलों की संख्या उस वक्त से अधिक हो गई है जब मार्च में यूरोप में कोरोना वायरस अपने पीक पर था। यूरोपीय क्षेत्र में हफ्ते में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। दोस्तों जिस तरीके से महामारी पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में तो हमें अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी वैक्सीन का इंतजार है। तो जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बेरोजगारों के हक में बोली प्रियंका गांधी, योगी सरकार से मांग तुरंत हो नियुक्तियां। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से बेरोजगारी के मामले को लेकर घेरा है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को खत लिखकर कहा है कि युवा बहुत ही हताश और परेशान है। खत में उन्होंने लिखा कि बेरोजगार युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। प्रियंका गांधी ने 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की और ये फिर उसके बाद में खत लिखा। कांग्रेस महासचिव ने पत्र में लिखा है कि मानवीय संवेदनाओं और युवाओं के रोजगार के हक का सम्मान करते हुए 24 जनपद के अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति की जाए। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल बेरोजगारी, हत्या और अन्य गंभीर मामलों को लेकर प्रियंका गांधी लगातार ही सीएम योगी और बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले खबर आई थी कि यूपी में योगी सरकार 5 साल के अनिवार्य संविधान लागू करने पर विचार कर रही है और विपक्ष का चौतरफा हमला झेल रही यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन खबरों को कोरी अफवाह बताया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 4 घंटे प्ले स्टोर से हटने के बाद पेटीएम आया वापस, कहा गूगल ने कंपटीशन रूल तोड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि घरेलू डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम की गूगल प्ले स्टोर पर वापसी हो गई है। पेटीएम ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने गूगल पर कंपटीशन रूल तोड़ने का आरोप लगाया है। पेटीएम चलाने वाले 197 कम्युनिकेशन कंपनी के प्रेसिडेंट मधुर दुआरा ने कहा है कि हमें एक ऐसा प्लेयर यानी कि गूगल मिला है जो भारत में डिजिटल इकोसिस्टम को चलाता है। इसी इकोसिस्टम में दूसरी कंपनियों के साथ इसका मुकाबला भी है। उनके पास हर तरीका है जिससे कि फैसला होगा कि कौन सा ऐप कब ऊपर आएगा और कब नीचे आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार दोपहर गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटाने की जानकारी दी थी। इसके बाद पेटीएम ने ट्वीट किया था कि उनका एंड्रॉइड ऐप नए डाउनलोड या अपलोड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अस्थायी तौर पर उपलब्ध नहीं है। हम जल्दी ही वापसी करेंगे। कंपनी ने यूजर से कहा था कि आपकी राशि पूरी तरह से सुरक्षित है, आप पेटीएम ऐप को सामान्य तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि गूगल प्ले स्टोर से बैन होने के महज 4 घंटे के बाद ही पेटीएम की प्ले स्टोर पर दोबारा से वापसी हो गई थी। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि गूगल ने पेटीएम को बैन किए जाने के मामले पर कहा था कि प्ले स्टोर फैंटेसी
क्रिकेट, ऑनलाइन कसिनो और दूसरे गैम्बलिंग ऐप को भारत में इजाजत नहीं देता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये पॉलिसी का वायलेशन है। पेटीएम पर इसी तरह से कार्रवाई की गई है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप भी पेटीएम ऐप चलाते हैं? अगर चलाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, 30 सितंबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए लागू होंगे नए नियम। आरबीआई ने किया है बदलाव, जानिए अब कैसा होगा ट्रांजैक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। 30 सितंबर से ये बदलाव लागू भी हो जाएंगे। ये बदलाव आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को समय मिल गया, अन्यथा ये नियम पहले ही लागू होने वाले थे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में आरबीआई ने इस साल जनवरी से ही बदलाव किए थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें तब लागू नहीं किया गया। रिजर्व बैंक ने इन नियमों को लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 का समय दिया है। आपको बता दें कि नए नियम आने के बाद आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ग्राहक को इसकी आवश्यकता है तो उसे ये सेवा मिलेगी, यानी उसे उसके लिए आवेदन करना होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब ग्राहक खुद अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट बदल सकते हैं। मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन या फिर आईवीआर के जरिए कभी भी अपने कार्ड की लिमिट बदल सकते हैं। ये सुविधा 24 घंटे और 7 दिन मिलेगी, यानी कि अब आप अपने एटीएम कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट खुद ही तय कर सकेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की मंजूरी ना दी जाए। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कमेंट जरूर करें, क्योंकि उस पर भी 30 सितंबर से ये नियम बदल जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कोरोना काल में डीटीसी अलर्ट, बस में 17 से अधिक यात्री बिठाने पर होगी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में 17 यात्रियों से ज्यादा बैठाने पर ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीटीसी तहखंड डिपो द्वारा जारी किए गए एक आदेश में बस ड्राइवरों को और कंडक्टर को इस बाबत सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल इस कोरोना काल में कोरोना से बचाव का उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। बस में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए पहले दिल्ली सरकार की ओर से डीटीसी बसों में 20 से ज्यादा सवारी नहीं बैठाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन लो फ्लोर के एयर कंडीशनर और साधारण बस में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए निर्धारित सीटों पर ड्राइवर, कंडक्टर सहित 17 से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकते। और यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि चेकिंग के दौरान बस में 17 से ज्यादा सवारी होने पर ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ जुर्माने के साथ साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, डिप्लोमा वाले छात्रों को बीई और बीटेक में प्रवेश से मना नहीं कर सकते संस्थान, जारी किए गए निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि इंजीनियरिंग और तकनीक जैसे विषयों में डिप्लोमा किए गए छात्रों को अब लेटरल एंट्री से बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सों में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। कोई भी तकनीकी संस्थान इन छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने इसे लेकर पहले से प्रचलित नियमों को और सख्त कर दिया है। साथ ही सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को इसका सख्ती से अमल कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रूस से कोरोना वैक्सीन ले रहा है भारत, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के टीके के विकास के लिए सहयोग की संभावना तलाशने को लेकर रूस की सरकार के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। चौबे ने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने सूचित किया है कि रूस में कोरोना वायरस का एक टीका विकसित किया गया है और उसे मंजूरी मिली है। मंत्री के मुताबिक ICMR ने ये सूचित किया है कि दुनिया भर में 36 टीकों पर काम चल रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में रूस के RDIF ने भारत की डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ एक खास करार किया है। करार के तहत रूस द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन के भारत में ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य डॉक्टर रेड्डीज लैब करेगी। इस समझौते के तहत RDIF देश में 10 करोड़ वैक्सीन की डोज की सप्लाई करेगी। RDIF इसके साथ ही 4 अन्य भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है जो भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कोविड-19 रोगी भी करेंगे मतदान, अलग से हो रहा है मतदान केंद्र पर इनकी लाइन का इंतजाम। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्य के निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटिव रोगियों की अलग से मतदाता सूची तैयार करें। ये निर्णय शुक्रवार को बिहार चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के बीच में लिया गया है।
चुनाव इस साल अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं। ये विचार कोरोना वायरस प्रसार को रोकने के लिए किया गया है, जिससे कि कोरोना मरीज भी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस मरीजों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक अलग से लाइन की व्यवस्था होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पोलिंग ऑफिसर, प्रेसिडिंग ऑफिसर और विभिन्न राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंटों को उचित सुरक्षा गियर से लैस होना अनिवार्य होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने आग्रह किया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण व्यय सीमा को बढ़ाया जाए। इससे पहले व्यय सीमा 26 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। अधिकारी ने कहा कि ECI इस मामले में कानून मंत्रालय से भी परामर्श ले सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो आ रही है कि संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने 3 महीने में मुझ पर जितने केस किए हैं उतने तो माफिया पर भी नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई का मुख्य कारण ये है कि वे यूपी में ब्राह्मणों और दलितों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हूँ। पिछले 3 महीने में लगभग 13 मुकदमे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुझ पर लगाए हैं। संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 3 महीने में 13 मुकदमे उत्तर प्रदेश में आज तक किसी माफिया के खिलाफ भी नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि 12 विभिन्न राजनीतिक दलों के 37 सांसद एकजुटता के साथ मेरे साथ हैं और उन्होंने माननीय राज्यसभा सभापति से इस मुद्दे के खिलाफ जांच कराने के आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, सपा, शिवसेना, RJD ऐसे कई ही दलों का उनको समर्थन है। वहीं 20 सितंबर को वह लखनऊ पुलिस के सामने पेश होंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान। 1 साल तक बिजली और पानी के बिल में 50% की छूट। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उपराज्यपाल ने शनिवार को कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यवसाय समुदाय के लोगों के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ये व्यवसाय समुदाय को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने बिजली पानी के बिलों पर 1 साल तक 50% छूट का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6 महीने के बिना किसी शर्त के व्यवसाय समुदाय के प्रत्येक उधार लेने वाले व्यक्ति को 5% ब्याज देने का फैसला किया है। ये एक बड़ी राहत होगी और यहाँ रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सीएम नीतीश आज गांधी मैदान में करेंगे मेगा स्क्रीन का उद्घाटन। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी का भी होगा शिलान्यास। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। चुनाव आयोग इसी महीने किसी भी दिन तारीखों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तबातोड़ उद्घाटन और शिलान्यास करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार शनिवार को नगर विकास और आवास विभाग से जुड़ी दर्जनों योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शनिवार शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न नगर निकायों द्वारा योजना मद, अन्य मद और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि नगर विकास और आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न नगर निकायों द्वारा राज्य योजना मद एवं अन्य मद के तहत कुल राशि 67.64 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 177 योजनाओं और 68.66 करोड़ लागत से 119 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा गांधी मैदान में 6.98 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया एक मेगा स्क्रीन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही पटना देश का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जहां लोग सार्वजनिक जगह पर 75x42 फीट की मेगा स्क्रीन पर फिल्म देख सकेंगे। पटना के गांधी मैदान में लगाई गई मेगा स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम को कम से कम 5000 लोग एक साथ देख सकेंगे। डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम से लैस इस स्क्रीन पर सूर्यास्त के बाद फिल्मों का प्रसारण किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, अब बिना लक्षण वालों को भी कराना होगा कोरोना परीक्षण। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के वायरस से जूझ रही है। वहीं अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 परीक्षण को लेकर दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। प्रशासन ने ऐसा दूसरी बार किया है। अब उन लोगों को भी परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, बेशक उनमें किसी तरह के लक्षण दिखाई न दे रहे हों। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने अगस्त के अंत तक राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों को उस समय नाराज कर दिया था जब ये कहा गया था कि जिन लोगों में लक्षण नहीं है उन्हें परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। 24 अगस्त से पहले CDC ने उन सभी के लिए परीक्षण अनिवार्य किया था जिनमें वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे थे। वहीं शुक्रवार को जारी किए गए दिशा निर्देशों में CDC के परीक्षण को लेकर जारी किए गए निर्देशों को वापस लागू कर दिया गया है।
अमेरिका के अधिकांश राज्यों ने संक्रमण के रोकथाम के लिए CDC के 24 अगस्त के दिशा निर्देशों को खारिज कर दिया था। कुछ राज्य अधिकारियों ने पिछले महीने कहा था उन्हें लगता है कि परीक्षण के महत्व को कम करना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए मामलों में कटौती करने की इच्छा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन ने ताइवान की सीमा में भेजे 18 विमान, अमेरिका से बोला आग से ना खेलो। दोस्तों आपको बता दें कि चीन और ताइवान के बीच तनातनी में ताइवान के अमेरिकी सपोर्ट को लेकर चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है और कहा है कि आग से ना खेले नहीं तो जल जाएगा। अपनी बात को और मजबूती देने के लिए उसने ताइवान में 18 और विमान भेजे हैं। डेली मेल की एक खबर के अनुसार अमेरिकी दूत कैथ क्रैच इस समय 2 दिवसीय दौरे पर ताइवान में है। ऐसे समय में चीन ने ताइवान स्टेट में 18 विमान उड़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन लगातार ही अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता रहता है। बुधवार को चीन ने अपने 2 एंटी सबमरीन फाइटर जेट्स अपने एक पड़ोसी देश की वायु सीमा में उड़ाए। जब उस देश की सेना ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी तो चीन फाइटर जेट्स दुम दबाकर वापस लौट गए। ये घटना ऐसे मौके पर हुई जब उस छोटे से देश में अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी आने वाले थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार के पूर्वी हिस्सों, असम और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। केरल, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, लक्षद्वीप और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। गुजरात के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। शेष पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।